Good evening, sir. Okay, so am I audible clearly, everyone? Ravi, Adarsh, Ankit. Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay. So previous class से हम लोग ने सेशन स्टार्ट किया अपना जावा का एंड प्रीवियस क्लास में हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स के बारे में ही समझ रहे थे कि कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या रोल प्ले करता है आज के लाइफ में, ये सारी चीज देख रहे थे. कमिंग टू स्पेसिफिकली जावा एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आज हम लोग उसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना चाह रहे थे रिगार्डिंग डेटा टाइप्स एंड इट्स हायरार्की एंड ऑपरेटर्स ऑल दोस थिंग्स. एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स मिल करके बनाते हैं. ओके, अगर इसको हम रिलेट करें तो इफ वी सी स्पेसशिप और रॉकेट, तो वो सिंगल एंटिटी दिखता है बट उसमें बहुत सारे छोटे बड़े कंपोनेंट्स फिजिकल नॉन फिजिकल मिल करके एक पूरे सिंगल एंटिटी बनाते हैं. तो वैसे अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सा भी उठा करके देखते हैं तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जिनको मिला करके या जिनको प्रॉपरली एक प्रपोज्ड रूल के अंतर्गत अगर हम लोग डाल करके लिखते हैं या सॉल्व करते हैं या स्टेट करते हैं तो एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होता है वो हमारा एक प्रोग्राम बनता है एंड ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स कैन लीड टू एन एप्लीकेशन और या एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर. ये हिसाब है. बट हर एक प्रोग्राम इतना सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्पेशली अगर हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे तो हमारे पास सी प्लस प्लस था ही, जावा आ गया, फिर विजुअल बेसिक आ गया, देन पाइथन है, then again few more languages are there. If I can go beyond the conventional programming languages, then JavaScript and few more are there. तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सारे जब एक ही फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो इतना सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों चाहिए हमें, है ना. एक दो ही रहता तो शायद काम हो जाता. नहीं, टू बी फ्रैंक, every programming language that we just named has got its own importance in the software industry or in the programming language industry. जावा के बारे में अगर स्पेसिफिकली बात करें तो जावा एक बहुत इम्पोर्टेंट एरा या बहुत इम्पोर्टेंट जनरेशन पे रिलीज हुआ और जिस तरह से इंटरनेट वहां पे पैरेलली डेवलप होता रहा और ग्रो करता रहा, तो इंटरनेट को ग्रो करने का या इंटरनेट को सस्टेन करने का सबसे बड़ा एक क्रेडिट जो दिया जा सकता है वो जावा को भी दिया जा सकता है. व्हाई? बिकॉज इंटरनेट रिलेटेड एप्लीकेशंस हमें जो चाहिए थे जो कि डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, फर्स्ट इंटरनेट में एप्लीकेशंस हैंडल कर सके, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, तो वो सारे चीजों पे जावा जो है बहुत ही कारगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज साबित हुआ. कोर लेवल पे अगर आते हैं जावा के लिए तो जावा दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से दो तीन चीजों में डिफरेंट है. इफ आई कैन कंपेयर इट विद सी प्लस प्लस, एज यू गाइज माइट हैव स्टडीड सी प्लस प्लस. ठीक है, तो कंपेरेटिव एनालिसिस अगर बस जान करके देखें तो जावा में सबसे पहला बात बोला जाता है कि इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? तो बेसिकली हम अपने लैपटॉप पे अभी प्रोग्राम लिख रहे होंगे, मेरा लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन बोथ इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर might be different from what you all guys have.
मेरे पास एक एसर का लैपटॉप है जिसमें विंडोज 10 या विंडोज 11 करेंटली इंस्टॉल्ड होगा, उसमें 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होगा। ऑन दी अदर हैंड दूसरे आप में से कोई से आदर्श के पास होगा एक लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होगा, रवि के पास हो सकता है मैकबुक होगा, ठीक है ना। तो सबके पास अपना अपना फिजिकल हार्डवेयर आर्किटेक्चर एज वेल एज सॉफ्टवेयर लेआउट जो है वो अलग अलग हो सकता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर इन टोटलिटी, ठीक है। तो एक प्रोग्राम हम लिख रहे हैं और उसको हम अगर शेयर कर रहे हैं बाकी चारों के साथ, आपको उस प्रोग्राम को रन करने के लिए कोई मॉडिफिकेशन, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा है। आप उसको वैसे ही रन कर पा रहे हो और आउटपुट देख पा रहे हो जैसा कि हम अपने सिस्टम पे बना करके इंटेंट किए थे ऐसा दिखना चाहिए। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बिकॉज हम लोग जब एप्लीकेशन बनाते हैं तो हार्डवेयर स्पेसिफिक या कॉन्फ़िगरेशन वैसा करना पड़ता है। बट प्रोग्राम्स जब हम लोग लिख रहे हैं जावा का, तो किसी भी सिस्टम पे हम उसको रन कर सकते हैं। बस उस सिस्टम में एक क्राइटेरिया मांग रहा है जावा कि उस सिस्टम में आप जेवीएम इंस्टॉल कर दो, ठीक है। जावा वर्चुअल मशीन एक अगेन एक नया कंटेंट या नया टॉपिक पढ़ने को मिल सकता है, जेवीएम। तो जेवीएम इंस्टॉल कर देंगे तो हमारा किसी भी हार्डवेयर आर्किटेक्चर पे रन कर सकता है। तो पहला एक ये समझ में आया, ठीक है। अगेन पोर्टेबल इसी से निकल कर के आ रहा है, पोर्टेबिलिटी भी है। दूसरा एज कम्पेयर टू प्रीवियस लैंग्वेजेस, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं, सिंस हम लोग का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी सी प्लस प्लस जावा, ये सारा कुछ, ये सारा तो हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेजेस को कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते बिकॉज वो उस फॉर्मेट में रहते ही नहीं है कि सिस्टम उसको समझ पाए। So those languages need to be converted or interpreted in that format where the system is able to read whatever has been written or what needs to be done. ठीक है ना। तो ये इशू जब आया हाई लेवल लैंग्वेज का, तो यूजुअली क्या होता था, हम लोग प्रोग्राम लिखते थे, कंपाइल करते थे। कंपाइलर दो काम करता था, प्राइमरीली दो काम करता था। नंबर वन, पूरे कोड को खोजता था कि उसमें एरर कहाँ है, जहां जहां पे एरर है उसको रेक्टिफाई कर दो। अगर एरर नहीं दिख रहा है तो सेकंड काम क्या करता था कि सोर्स कोड को, जो प्रोग्राम लिखे हैं इंस्ट्रक्शंस को, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता था डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता था। अच्छी बात है, क्विकली कन्वर्ट हो जा रहा है, हमको जल्दी आंसर मिलने का स्कोप बढ़ जा रहा है, ठीक है। जावा में ऐसा नहीं था, जावा में इसको दो स्टेप में प्रोसीड किया गया, जावा में इसको दो स्टेप में प्रोसीड किया गया। फर्स्ट, पहले कंपाइल किए तो एरर चेक किया, एरर अगर नहीं मिला तो क्या किया, उसको सोर्स कोड को एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सोर्स कोड को एक ऐसे इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट कर दिया जिसको ना तो यूजर पढ़ पा रहा है और ना ही तो सिस्टम उसको रीड कर पा रहा है। अब पूछने की बात यह कि ऐसा बेतुका सा कन्वर्जन क्यों हुआ जिसमें ना यूजर पढ़ पा रहा है उस कन्वर्जन वाले कोड को और ना ही सिस्टम समझ पा रहा है, तो इसको बनाने का पर्पस क्या था।
पर्पस से सिंपल सा ये था कि जब हम सोर्स कोड को कंपाइल कर रहे हैं तो वो एक बाइट कोड जनरेट कर रहा है, मतलब एक डॉट क्लास फाइल जनरेट कर रहा है। हम यूजुअली जावा का प्रोग्राम जब लिखेंगे तो वो फाइल का नाम डॉट जावा एक्सटेंशन से होगा। लेट्स से फाइल नेम इज JITS, तो JITS डॉट जावा नाम से हम लोगों ने एक फाइल सेव कर दिया। इसको जब कंपाइल करते कोई एरर नहीं मिलता है तो उसी लोकेशन पे, अगर डेस्कटॉप पे बनाए तो डेस्कटॉप पे, किसी फोल्डर पे बनाए तो किसी फोल्डर का ही एड्रेस पे, सेम लोकेशन पे सेम नाम से एक डॉट क्लास फाइल बनेगा। तो डॉट जावा फाइल तो हम लोगों ने बना लिया, और जब कंपाइल किए कोई एरर नहीं मिला तो सिस्टम क्या किया, डॉट क्लास फाइल बना दिया। ये डॉट क्लास फाइल कुछ नहीं बल्कि एक बाइट कोड ही है। तो इस बाइट कोड को अगर खोल के देखा जाए तो अगर हम 5 लाइन के प्रोग्राम अगर लिखे हैं जहाँ पे क्लास है, मेन मेथड है और उसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट है, उसको कुछ सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट किया जाता है बाइट कोड को। ठीक है, ऐसे सिंबल से जो हम लोग अगर किसी को दे भी ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और रिवर्स ट्रांसलेशन का मुमकिन है नहीं। अब क्या है, ये डॉट क्लास फाइल तो अगर एक्सटेंड किया जाए, आगे फॉरवर्ड किया जाए, तो जावा का जो इंटरप्रेटर है, तो जावा दोनों कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का पावर यूज करता है। यूजुअली हम लोग पढ़ते हैं ना कि हाँ ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ कंपाइलर यूज करता है, पाइथन है जो इंटरप्रेटर यूज करता है, C++ कंपाइलर। ओके, ओके, सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड। ठीक है, तो जावा क्या करता है, इट टेक्स द पावर ऑफ बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट द होल सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड या मशीन रीडेबल फॉर्मेट। ठीक है, ये चीज है। नाउ सिंस आई एम यूजिंग एन ऑनलाइन कंपाइलर, तो यहाँ पे वो स्टेप्स नहीं दिखाई देगा कि सर बाइट कोड कहाँ गया, बिकॉज हम लोग तो फाइल क्रिएट कर ही नहीं रहे हैं, फाइल को सेव कर ही नहीं रहे हैं, और ये सारा जो काम हम लोग कोड दिखा रहे हैं सर्वर से कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो ये इश्यूज है। अदरवाइज हम लोग अगर स्टैंड अलोन सिस्टम पे अगर टेस्ट करेंगे, रन करेंगे, तो वहां पे हम लोग को सेव फाइल सेव करने का मौका मिलेगा। तो फाइल सेव करेंगे हम लोग एक फाइल नेम डॉट जावा एक्सटेंशन से, और फिर उसको कंपाइल और इंटरप्रेट करके देखेंगे तो आउटपुट दिखाई देगा। नाउ हाउ डू वी कंपाइल अ जावा फाइल? ठीक है, क्विकली ये भी देख लेते हैं। अगर आप लोग VS कोड एडिटर पे काम कर रहे हो तो उसका एक एक्सटेंशन चाहिए होगा जावा का, तो यू नीड टू इंस्टॉल JDK। ठीक है ना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है JDK, जावा डेवलपमेंट किट। इट कंप्राइजेस ऑफ, आजकल तो पूरा सेट आता है पैकेज JDK प्लस JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो जावा का पहले ऑफिशियल वेबसाइट हुआ करता था, अब जावा को जो है ओरेकल ऑर्गेनाइजेशन ने परचेज कर लिया है, ठीक है। तो ओरेकल वेबसाइट के अंदर, या फिर आप गूगल पे अगर सर्च करते हो डाउनलोड जेडीके, तो आपको पहला रेफरेंस जो मिलेगा ओरेकल वेबसाइट का ही मिलेगा। देयर वेयर टू गो, वहां पे आपको डिफरेंट टाइप्स के वर्जन मिलेंगे जेडीके के, ठीक है ना। एक विंडोज के रिगार्डिंग होगा, एक लिनक्स के रिगार्डिंग होगा, एक मैक के रिगार्डिंग होगा। आपका जो स्पेसिफिकेशन आप उसको सेलेक्ट करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। तो वंस यू डाउनलोड एंड इंस्टॉल जेडीके, आपके सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स में एक जावा फोल्डर इंस्टॉल हो जाएगा अपने आप, ठीक है ना। जावा फोल्डर इंस्टॉल हो जाएगा। Inside it, if you go, you'll find JDK and you find another folder JRE, ठीक है। JDK और JRE दो फोल्डर मिलेंगे। चलो JDK के बारे में पहले बात करते हैं। जो बात JDK के लिए बोले वही बात JRE के लिए भी साबित होगा। तो जावा डेवलपमेंट किट, सारे जो उसके पैकेजेस होते हैं लैंग्वेज के, है ना, जो फ्रेमवर्क्स होते हैं, पैकेजेस जो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम को रन करने के लिए हेल्प करेंगे। बिकॉज हमारा कोर लेवल पे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को वो कैसे बताए कि जावा का कोड कैसे रन होता है। तो कुछ रूल्स होंगे, कुछ फॉर्मेट्स होगा, कुछ सिंटैक्स होगा। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाने के लिए हम लोग कुछ फ्रेमवर्क और कुछ कलेक्शन, कुछ पैकेजेस का सहारा लेते हैं, कुछ लाइब्रेरी फाइल्स का सहारा लेते हैं, ठीक है ना। तो वही सब चीज जेडीके और जीआरई प्रोवाइड करता है हम लोगों को। तो ये जावा जेडीके के अंदर हम लोग को एक बिन फोल्डर मिलेगा। बिन स्टैंड फॉर बाइनरी। तो हम लोग को इसका बिन फोल्डर का पाथ सेट करना रहता है। वंस वी सेट द पाथ इन द एनवायरनमेंट वेरिएबल के पाथ का आपका पूरा लोकेशन क्या, तो यूआरएल उसका एड्रेस बार में जो रहता है उसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में, ठीक है। तो वहां से हो जाएगा। बहुत बड़ा सा चीज नहीं, 2-2.5 मिनट का वीडियो नॉर्मली अवेलेबल है। स्टेप्स भी, गाइडलाइंस भी दिए गए हैं कैसे करना है। आपको अपने वर्जन के हिसाब से कर लेना है। लेटेस्ट वर्जन भी बेस्ट सूटेड है, अदरवाइज आप कोई भी वर्जन उठा करके देखोगे सब में जावा का कोर्स एक जैसा ही काम करेगा। ओके, तो ये रहा इंस्टॉलेशन का बात। अगर आपके पास वीएस कोड एडिटर नहीं है तो आप क्या करोगे। अगर आपने सिर्फ जेडीके जीआरई इंस्टॉल कर दिया है, देन यू ओनली नीड अ टेक्स्ट एडिटर। मोस्ट लाइकली बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम में नोटपैड रहता है। आप नोटपैड से काम करो, या नोटपैड प्लस प्लस ले लो, या सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, या ऐसा कोई भी कोड एडिटर, एक्सक्यूज मी। सॉरी, ठीक है। नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट एडिटर जिसपे हम लोग आज के टाइम में एडवांस कोडिंग कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। कोड करने के बाद क्या करना है आपको, अगर आप नोटपैड पे टेक्स्ट एडिटर पे कहीं पे कर रहे हो, तो गो इनटू योर कमांड प्रॉम्प्ट, सीएमडी में जाएंगे, ठीक है। सीएमडी में जाने के बाद यू हैव टू कंपाइल द जावा फाइल, तो जावा सी, ठीक है, जावा सी कंपाइलेशन के लिए लेट्स आवर फाइल नेम इज JITs। ना फाइल नेम कैसे लिखेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात है जावा में, ठीक है। कुछ भी नाम ले सकते हैं ऐसे, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग हाँ कोई भी नाम लिख सकते हैं। आई कैन गिव द फाइल नेम एज माई ओन नेम। आप किसी भी चीज का नाम लिख दो, ठीक है, बॉल लिख दो, लैपटॉप लिख दो, मोबाइल लिख दो, एवरीथिंग विल बी फाइन। बट रूल क्या बोलता है, एंड इट्स नॉट अ मैंडेटरी रूल बट इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। रूल क्या कहता है कि आप अपने फाइल का नाम वही लिखो जो आपके क्लास का नाम है। द रूल इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। यू आर सपोज टू राइट, और इट इज हाईली suggestive to write the name of the file as same as you have written the name of the class, ठीक है, नेम ऑफ द क्लास।
तो यहाँ पे क्योंकि मेरे क्लास का नाम मेन है विद कैपिटल M, so I'll always write file name as main.java and then I'll write as main.java. ठीक है, तो ये पूरा कंपाइलेशन का टेक्निक जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। अब कोई सवाल ये पूछे सर अगर एक प्रोग्राम में 2 क्लासेस हम लोग बना दे, हाँ ये तो कॉन्सेप्ट है कि हमें मल्टीपल क्लासेस ले ही सकते हैं, 3 4 5 6 क्लासेस हो सकता है एक प्रोग्राम में। तो सर अगर 2 क्लास या 2 से अधिक क्लासेस हम डाल दें एक प्रोग्राम में, तो मेरे फाइल का नेम क्या होगा? अगेन रूल उतना ही सिंपल है, आप उस क्लास का नाम उठा लो जिसके अंदर मेन मेथड है। ओके, पिक दैट class or the name of that class in which you have written the main method, and obviously एक प्रोग्राम के अंदर मेन मेथड एक ही बार आएगा, you cannot have multiple main method, हर एक क्लास के अंदर हम मेन मेथड डाल दिए नो। if you have a प्रोग्राम जहाँ पे आप let's say 3 क्लासेस बनाए हो, तो तीनों में से किसी एक में डेफिनेटली एक मेन मेथड होगा। तो जिस क्लास के अंदर मेन मेथड बनाए हो उसी क्लास के नाम से अपने फाइल को आप सेव कर लो। आइडिया क्लियर है? सिंपल, कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कंपाइल करेंगे। अगर कुछ एरर होगा तो उसके नीचे हम लोग को लाइन नंबर बता देगा कहाँ पे क्या है, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड था, व्हाटएवर एरर इज देयर इट विल मेंशन एज वेल एज द लाइन नंबर कि कहाँ पे क्या था। ओके, नाउ अगर कोई एरर नहीं आता है तब क्या करेंगे? देन विल एग्जीक्यूट द फाइल एज main.java। पहले हम लोगों ने लिखा है जावा सी main.java, जब कंपाइल कर ली कोई एरर नहीं आया then we'll write main.java, and once we write and enter this line, वो क्या करेगा? पूरे कोड का आउटपुट जो भी था वो दिखा देगा। Now since I am using an online compiler और फंडामेंटल टास्क के लिए हमारे पास ऑनलाइन एडिटर सफिशिएंट होते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम रन का ऑप्शन दिया ऊपर टॉप बटन पे, हम इसको क्लिक करेंगे तो वो सीधे हमको अगर है तो बताएगा, नहीं तो वो आउटपुट दे देगा। हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ गया नीचे में। ठीक है, ये चीज है। तो ये तो रहा पूरा फंडामेंटल्स अबाउट हाउ टू क्रिएट ए जावा प्रोग्राम या हाउ टू एग्जीक्यूट ए जावा प्रोग्राम, हाउ टू सेव अ फाइल और उसका पाथ सब कैसे सेट करते हैं। तो बहुत सारे फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं, जेडीके है, जेवीएम, जेआरई, ये सारे चीज क्या होते हैं, जेआईटी क्या होता है। ठीक है, आई एम जस्ट नेमिंग द टर्म्स, थोड़ा सा आप लोग इसको रेफर करके देखो क्या है ये सब। जेआईटी, जेडीके, जेआरई, जेवीएम, what is the source code, what is a byte code, what is an object code और machine code। ठीक है, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग भी एफर्ट डालिए, ये सब जो टर्मिनोलॉजी हम लिखे हैं मोटा मोटी बताने की कोशिश की कि ये सब आपस में रिलेटेड कैसे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इनके ऊपर ना, बिकॉज ये एग्जाम से जब पूछता है either in 2 marks or in 4 marks definitely write a short note on JDK, write a short note on JIT, JRE, ये सारा चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट टू बी मिस्ड। ठीक है ना, कहीं पे भी आप जावा पढ़ोगे शुरुआत इनसे ही, इन चीजों से ही होगा, एंड इट्स मस्ट कि आपको ये सब चीज आना चाहिए। ओके, बिफोर वी मूव इनटू द टेक्निकलिटीज ऑफ जावा, एक
थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स इसको 2 मिनट के लिए क्लैरिटी देना चाहेंगे कि आजकल तो इतना लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गए हैं। अ, हम लोग डेवलपमेंट के तौर पे कहीं अगर जॉब करते हैं तो लेट्स से हम अगर फ्रंट एंड डेवलपर है या फुल स्टैक वेब डेवलपर है, एप्लीकेशन डेवलपर है, ये सब जो पोस्ट के लिए जो जॉब्स आते हैं, इसमें जावा का रोल या मार्केट में अभी जावा का इम्पोर्टेंस क्या है, कितना है ना? जैसे अभी तो मार्केट पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आईओटी, इन सब चीजों की तरफ मुड़ रहा है। डेटा साइंस है, डेटा एनालिटिक्स है, तो इन सब में तो पाइथन बहुत प्रोमिनेंट लैंग्वेज निकल करके आया। यस, ट्रू कि पाइथन जो है लास्ट 5-10 ईयर्स में बहुत एक्सेप्टेंस गेन किया है, उसका पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा शूट किया है बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट अमाउंट ऑफ लाइब्रेरीज, और जिस तरीके से वो इंटीग्रेट करता है और डेटा को विजुअलाइज या लार्ज डेटा सेट को हैंडल करने के लिए पाइथन जो है बहुत केपेबल लैंग्वेज है। ठीक है ना? आप बहुत बड़ा साइज का डेटा को एकदम पाइथन में यूं ही छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस लिख करके मैनिपुलेट कर सकते हो और काम कर सकते हो उनपे। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ज्यादा टाइम लगेगा। तो वेयर डज डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्टैंड, और कितना इम्पोर्टेंट और रिलेवेंट है जावा अगले 3-4-5-10 सालों के लिए, ये चीज जानना बहुत जरूरी है, तभी ना इंटरेस्ट एक जागेगा। अदरवाइज हम क्यों एक डाइंग लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं जो अगले 2-3 साल में ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो जाएगा, है ना? कल को कोई ऐसा बोल दे कि सर आप विजुअल बेसिक क्यों पढ़ा है, अब तो कहीं यूज होता नहीं है ना? जावा क्यों पढ़ा है जबकि पाइथन का इम्पोर्टेंस ज्यादा था। जिस फील्ड से हम लोग बिलोंग करते हैं, और हम और आप दोनों एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। ठीक है ना? हम लोग सब एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। उस साइड से, जिस साइड से आप वहां से इस साइड तक अगर फ्लिप करते हैं तो हम लोग को दिखाई देता है, समझ में आता है कि करंटली आईटी वर्ल्ड में डिमांड क्या है और कहाँ जा रहा है। ओके, ठीक है, आईटी का बूम है, कब तक ऐसा रहेगा, ये बबल कब बर्स्ट करेगा, एआईएमएल कब तक एग्जिस्ट करेगा, एलएलएम मॉडल्स चल रहे हैं, ये सब कैसे चलेंगे, कब तक चलेंगे, नोबडी नोज, है ना? कब कोई नया टेक्नोलॉजी आ जाए। बट इसके डर से, इस चिंता से हम लोग अपना एग्जिस्टेंस रोक नहीं सकते हैं। आई थिंक आई हैव गॉट डिस्कनेक्टेड, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है ना? तो जावा का रेलेवेंस पहले भी था, अब भी है, और आने वाले नेक्स्ट डिकेड तक भी रहेगा अ मिनिमम, बिकॉज ऑफ जावा जो है अपना विंग्स बहुत एक्सपैंड कर चुका है। आप एक स्टैंडअलोन एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, जावा एप्लीकेबल लैंग्वेज है। आप एक वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, जावा वहां पे भी ट्रस्टवर्दी एप्लीकेशन है। आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, जावा वहां पे भी इक्वली सूटेड है। अगर हम यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज कर दे, एंड यू गाइस माइट हैव सीन इट आल्सो, J2SE, J2ME एंड J2EE। ये J2SE, J2ME, J2EE क्या है? J2SE stands for Java Standard Edition, J2ME stands for Mobile Edition, and J2EE stands for Enterprise Edition। इसका मतलब है कि आप एक स्टैंड अलोन सिस्टम के लिए, जैसे हमारा जो लैपटॉप डेस्कटॉप है, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। आप एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग भी जावा सपोर्टिव लैंग्वेज है, मोबाइल एडिशन के थ्रू। एंटरप्राइज एडिशन, जहां हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे होंगे सॉफ्टवेयर कि उसमें 100,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे उस एप्लीकेशन पे। लेट्स से गूगल शीट एक ऑनलाइन बन गया, तो उसको हैंडल करने के लिए भी तो कुछ बैकएंड से टीम सपोर्ट चाहिए, तो उसको उस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए
अगेन जावा इज अ सुटेबल लैंग्वेज। ठीक है, तो हर एस्पेक्ट पे जावा यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है। सस्टेनेबिलिटी क्या है, ये कब तक रहेगा, दूसरा लैंग्वेज अगर नया कुछ आ गया मार्केट में तो जावा का रेलेवेंस कहाँ जाएगा। तो जावा के बाद भी तो नए लैंग्वेजेस आए ना, है ना, जावा के बाद भी नई लैंग्वेजेस आए, तो उससे जावा का कोई इम्पोर्टेंस ऐसा तो नहीं कि कम हो गया या डिमिनिश हो गया। जावा विथ होल्ड्स इट्स ओन इम्पोर्टेंस इन द आईटी सेक्टर। एंड हैविंग सेड दैट, आप जब कभी भी प्लेसमेंट के लिए बैठोगे कहीं पे और अपना सीवी देते हो, और आपके सीवी में अगर लेट्स से देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, आपके एक सीवी में पाइथन है और एक सीवी में अगर जावा है, यू विल फाइंड मोर अट्रैक्शन टुवर्ड्स जावा इन टुडेज एरा देन ऑन पाइथन सीवी। ऐसा नहीं कि हम दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिमिनिश कर रहे हैं या उसको बुराई कर रहे हैं, बट एक ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट के लिए, बिकॉज हो सकता है आप अपना करियर इस पे बिल्ड करने वाले हो। ठीक है, तो जावा का इम्पोर्टेंस है, आगे आने वाले समय में भी रहेगा इसमें। और भी बहुत सारा बात हम लोग डिफेंस में कर सकते हैं, बट अगेन हाँ, लोग ये भी बोलते हैं सर AIML पढ़ना है तो जावा उसमें क्या रिलेवेंस रखता है ना, मशीन लर्निंग है, मेरा डेटा साइंस है, उसमें जावा क्या रिलेवेंट रोल प्ले करेगा। सी, वी हैव अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इमेजिन करो, artificial intelligence, machine learning, data science, these are not languages, है ना, these are not programming languages, these are the conceptual things. ठीक है, तो आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पढ़ते हो, उसमें आपको सिर्फ एल्गोरिथम्स दिखाई देता है, चाहे वो पार्टिकल फॉर्म ऑप्टिमाइजेशन हो या किसी भी तरह का ऑप्टिमाइजेशन या विजुअलाइजेशन के रिगार्डिंग हमारा ये हो, एल्गोरिथम्स हो, वो एल्गोरिथम्स प्रोवाइड कर देते हैं। उन एल्गोरिथम्स को आप किसी न किसी लैंग्वेज पे तो इम्प्लीमेंट करोगे ना। तो दोज AI/ML थिंग्स आर नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, दोज कॉन्सेप्ट्स आर टू बी इम्प्लीमेंटेड ओवर एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो C++ भी हो सकता है, जावा भी हो सकता है, पाइथन भी हो सकता है। व्हाई आई नेम C++ इन टुडेज एरा आल्सो, बहुत कम लोग हैं जो C++ की तरफ टर्न अप कर रहे हैं, सबका इंक्लाइनेशन जो पाइथन की तरफ चला गया, बिकॉज वो यूट्यूब और सोशल नेटवर्किंग साइट पे वैसा दिखाया जाता है कि आप ये मास्टर क्लास कर लो, मास्टर क्लास कर लो तो ऐसा वैसा हो जाएगा। लेट्स नॉट गेट ओवर देयर। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा कौन सा लैंग्वेज मेरे टास्क के लिए बेस्ट सूटेड है, एडवाइस हो। तो सब तो एक जैसा लग रहा है, शुरू से बात ये बोल रहे नहीं, ऐसा कोई भी काम जिसमें आपका हार्डवेयर एसोसिएशन बहुत ज्यादा है, जैसे आप कोई गेमिंग ऐप या कोई गेम डेवलप कर रहे हो, तो वहां पे C++ ज्यादा बेहतर लैंग्वेज एज कम्पेयर टू पाइथन और जावा। ठीक है ना, जहाँ हार्डवेयर का इम्पैक्ट और एसोसिएशन बहुत क्लोजली है एक लैंग्वेज के साथ, देयर यू शिफ्ट टू C और C++। That's why you'll see most of the compilers, most of the gaming applications are developed under C and C++ till now. ठीक है, छोटा मोटा कोई गेम है ऐसा मोबाइल के लिए तो वो सब जावा जावास्क्रिप्ट और पाइथन ये सब में केपेबल है, बन सकता है, बट ग्राफिक्स हेवी जहाँ पे लगते हैं वहां पे हमारा जो है C++ लैंग्वेज जो है वो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। ठीक है, अगेन डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा लार्ज डेटा सेट के साथ काम करना है, डेटा को फिल्टर करना है, अनवांटेड डेटा हटाना है, वैसे जगह पे आप पाइथन पे चले जाओ, पाइथन पे स्विच कर जाओ, वो अच्छा है। अगेन जावा के बारे में तो हम बोल ही चुके हैं, लेट्स नॉट रिपीट द थिंग। ठीक है, ये सारा चीज था, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस पता चला कि जावा क्यों इम्पोर्टेंट है और हम लोग क्यों पढ़ना चाहिए आज के टाइम में भी। नाउ कमिंग बैक टू द जावा लैंग्वेज, what are the basic components that create a program, and ये बात आप लोगों को C++ से भी पता होगा। ठीक है ना, तो what are the components of a programming language?
Anyone who can give an answer, what are the components of a programming language? Please be quick. Anyone? Adarsh, Risha, Ankit? Don't know, sir. Please repeat, I'm unable to hear you. Don't know, sir. Okay, you don't know. Anyone else? सर क्या प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव हो सकता है? थोड़ा सा डीपली चले गए हैं, ठीक है, हम उसको बता देते हैं, शायद नाम समझ में आ जाए। उन चीजों से, उन चीजों के बारे में पूछा जा रहा है जिनसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनता है। सबसे फंडामेंटल कंपोनेंट, जो सबसे बेसिक कंपोनेंट होता है, दैट इज अ टोकन। टोकन क्या है? द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कंपोनेंट या द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल मीनिंगफुल कंपोनेंट ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज अ टोकन। अब इस टोकन के अंदर क्या क्या आते हैं हमारे पास? वी हैव द आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होता है? किसी भी चीज का आप नाम दे रहे हो, जैसे एक वेरिएबल का नाम देना, एक फंक्शन का नाम देना और एक क्लास का नाम देना, ठीक है ना। जावा में यही 3 जगह है जहां पे आप दिल खोल करके अपने पसंद से एक नाम चूज कर सकते हो कि भाई मेरे वेरिएबल का नाम कबूतर रहेगा, है ना, मेरे क्लास का नाम डिस्को रहेगा, मेरे फंक्शन का नाम एरोप्लेन रहेगा। वॉट एवर यू विश टू गिव, यू कैन गिव। ऐसे बोल दे रहे, बट यूजुअली आप एक प्रोग्राम से रिलेवेंट ही नाम चूज करते हो, ठीक है ना। तो आइडेंटिफायर्स क्या है? वो नाम जो एक यूजर दे सकता है अपने क्लास को, अपने फंक्शंस को और अपने वेरिएबल्स को। दोज आर द आइडेंटिफायर्स। लिटरल्स, इट मींस कांस्टेंट्स। अगर हम वेरिएबल चूज कर रहे हैं, देन मोस्ट लाइकली हम वहां पे कांस्टेंट्स भी ले रहे होंगे। जस्ट होल्ड प्लीज। ओके, ठीक है। तो आइडेंटिफायर्स हो गए, लिटरल्स हो गए। Then we have, so all the constant values that we write, so let's say एक वेरिएबल ले रहे हैं और उसका एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं, न्यूमेरिक वैल्यू। एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें हम एक कैरेक्टर वैल्यू डाल रहे हैं, या एक वेरिएबल ले रहे हैं उसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल रहे हैं, तो वो सारा चीज जो है हमारा लिटरल्स कहलाता है, ठीक है। सो एनी वैल्यू दैट वी फीड टू अ वेरिएबल इज अ कांस्टेंट। नेक्स्ट क्या है? ऑपरेटर्स। Now operators are the symbols that we include in an operation, है ना। चाहे वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो या लॉजिकल ऑपरेटर्स हो या बिटवाइज ऑपरेटर्स हो या कंडीशनल ऑपरेटर्स हमारे पास हो, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। सो सिंबल्स जो रहता है, जो हमारे वैल्यूज के साथ एसोसिएट हम लोग करते हैं और एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, तो वो हमारा ऑपरेटर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। देन वी हैव द पंक्चुएटर्स, the commas, semicolons that we give, and then we have the separators, ठीक है ना। पंक्चुएटर्स और सेपरेटर्स,
ठीक है, ये these are the things. So these are the fundamental things जो कि एक टोकन, जिसको हम लोग टोकन बोलते हैं, ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव अदर कंपोनेंट्स. अदर कंपोनेंट्स में हमारे पास आ जाएगा डेटा टाइप, then we have the keywords. ओके, सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं. एंड कहीं ना कहीं किसी लैंग्वेज में आप डेफिनेटली इन सब के बारे में पढ़े सुने देखे जरूर होगे, ठीक है. बहुत ज्यादा हम लोग इन सब चीजों के अंदर नहीं जा पाएंगे. प्रोग्राम्स में सीधे इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो हम लोग देख लेंगे. कीवर्ड्स, सी प्रोग्रामिंग अगर पढ़े तो वहां पे टोटल 32 कीवर्ड्स हुआ करते थे. सी प्लस प्लस में जब आए तो अराउंड 64 कीवर्ड्स बन गए डेवलप होकर के. और अगेन जब जावा में जब आए तो उसको कट शॉर्ट करके 51 या 52 या 53 कीवर्ड्स है, एग्जैक्टली हम रिकॉल करना डिफिकल्ट हो रहा है. 50 प्लस कीवर्ड्स वहां पे हैं. वाई 50 प्लस कीवर्ड्स? बिकॉज 2-3 कीवर्ड्स ऐसे जिनको ऑब्सोलीट कर दिया गया है करंट वर्जन्स ऑफ जावा से. ऑब्सोलीट कर देने का मतलब क्या है? उनको लाइब्रेरी में रखा तो गया है बट उनको यूज करना जो है बहुत कारगर साबित नहीं होता, या वो मिसलीडिंग पाथ जनरेट कर सकते हैं. जैसे I'll give you a keyword goto, GOTO. गोटू कीवर्ड ना बेसिक लैंग्वेज में सी में बहुत ज्यादा यूज होता था फ्रीक्वेंटली. गोटू कीवर्ड जब हम लोग यूज करते थे तो क्या है, जंप स्टेटमेंट फॉर्म करता था. तो गोटू के साथ हम लोग एक नंबर लिखते थे, लाइन नंबर. तो गोटू 13. तो अगर हम ये लाइन को गोटू 13, इस लाइन को अगर हम लाइन नंबर 5 में लिखे होंगे तो गोटू 13 को जैसे ही कंपाइलर रीड करेगा वो सीधे लाइन नंबर 13 में जंप कर जाएगा. 5 नंबर लाइन के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 स्किप कर दिया, वो 13 में सीधे जंप कर दिया. फिर वहां से हो सकता है हम लिखे होंगे 13, 14, 15 के एग्जीक्यूशन के बाद लिख दिए होंगे गो टू 72, तो सीधे 72 में जंप कर गया. बीच के सारे लाइंस को वो सिर्फ स्किप कर गया है. तो ऐसे जंपिंग स्टेटमेंट्स में क्या होता था, वो मिसलीडिंग पाथ जनरेट करते थे. ट्रेस करना, डिबग करना बहुत मुश्किल हो जाता था. ठीक है, तो काम तो करता था वो अपना गोटू, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट था उसको ट्रेस करना. तो इसीलिए बोला कि उसको यूज थोड़ा देर के लिए या उसको अवॉइड किया जाए. ठीक है, तो उसको ऑब्सोलीट कर दिया गया है. सो वी डोंट यूज गोटू और अदर सच कीवर्ड्स जो कि पहले कभी रेलेवेंस रखते थे. Again, if you compare, you'll find most of the keywords in Java have been picked or have been continued from C++ and C. C का तो बेसिक कोर है ही, if, while, do, ये सारे कीवर्ड्स अभी भी है ही. अपार्ट फ्रॉम दैट जावा के खुद के कुछ नए कीवर्ड्स भी आए होंगे. ठीक है ना, तो वो सब चीज हम लोग आगे चल करके देखेंगे. डेटा टाइप्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. And again, if anybody who's coming from Python will find it very difficult to adjust or to digest के सर ऐसा तो लोग पाइथन में लिखते ही नहीं थे, वहां तो सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखते थे और जो भी उसको वैल्यू देते थे वो ले लेता था. हाँ, पाइथन का ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट रहा है कि डेटा टाइप हम लोग को मेंशन करने का जरूरत नहीं पड़ता था. वी जस्ट हैड टू राइट द वेरिएबल नेम इक्वल टू, उसके बाद वैल्यू डाल दो या यूजर से इनपुट करा दो. इट्स अप टू अस. बट हाँ, up to certain extent we used to provide that specification कि ये इस टाइप का होना चाहिए अपने रिलेवेंस के लिए, अपने सेक ऑफ गुडनेस के लिए, कि भाई आई वांट टू बी सेफ एंड सिक्योर कि हम यहाँ पे रैंडमली कुछ भी वैल्यू ना पिक कर ले. डेटा टाइप दे देने से एडवांटेज एक ये होता है कि आप स्पेसिफाई कर देते हो कि मेरा वैल्यू इसी टाइप का होना चाहिए. अदरवाइज क्या है, यूजर मनमर्जी से वहां एक्सपेक्टेड रोल नंबर डालने के लिए यूजर अपना ABCD लिख दिया होगा, क्वेश्चन मार्क सिंबल डाल दे, स्पेस डाल दे, तो कुछ भी डाल सकते हैं ना. सब तो वैलिड हो गए. वॉट एवर यू आर गिविंग थ्रू इनपुट थ्रू द कीबोर्ड इज बिकमिंग वैलिड. बट इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई कि भाई आपको किस टाइप का वैल्यू चाहिए, तो एज में तो नंबर ही हमेशा डालना चाहिए. तो नंबर के हिसाब से न्यूमेरिक वहां पे डेटा टाइप जाना चाहिए था. ठीक है ना, तो इसीलिए डेटा टाइप रिलेवेंट होना चाहिए अप टू सर्टेन एक्सटेंट.
बट अगेन ये बात हम जो बोल रहे बहुत कंट्रोवर्शियल है इन टर्म्स ऑफ द एक्सटेंशंस ऑफ प्रूविंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज प्योर। आगे चलेंगे तो कभी क्वेश्चन अभी आप लोगों में से कोई अगर रेज करते हैं कि व्हाई जावा इज कंसीडर्ड एज प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो एक कंट्रोवर्शियल वहां पे बात जो है डिस्कस करने के लिए हमारे पास रहेगा कि इसको किस बेसिस पे लिया गया या हटाया गया है। ठीक है, ये था। तो एक प्रोग्राम बनाते हैं। Now, how do we write a simple program to let's say add two numbers or find the product of two numbers? ठीक है, तो int a comma b comma c, तीन वेरिएबल चाहिए होगा। तो दो नंबर को ऐड करने के लिए दो नंबर इनपुट करना पड़ेगा, तो दो a और b दो नंबर इनपुट करने के लिए हो गए। ऐड करके रिजल्ट कहीं तो स्टोर करेंगे, तो c वेरिएबल जो है रिजल्ट स्टोर करेगा। नाउ इफ आई हैव टेकन वेरिएबल्स, तो मोस्ट लाइकली हम उन वेरिएबल्स का वैल्यू भी कहीं से पिक करेंगे। तो वैल्यू इनिशियलाइज करने का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत सिंपल सा है। स्टैटिक इनिशियलाइजेशन होता है जहां पे वेरिएबल का वैल्यू अपने से प्रोग्राम में दे दे। दिस इज स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, मार्क माय वर्ड्स, दिस इज स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। आई हैव गिवन फिक्स्ड वैल्यू टू माय वेरिएबल। ना जितनी बार भी आप प्रोग्राम को रन करोगे, वो a का वैल्यू 14 ही कंसीडर करेगा और b का वैल्यू को जैसे 15 दे रहे तो 15 ही कंसीडर करेगा। एंड इफ आई प्रोवाइड c इक्वल टू a प्लस b, तो जो भी समेशन होगा वो हमेशा हमेशा 29 ही देगा रिजल्ट। आप चाहे मेरे सिस्टम पे रन करो या मैं इसी कोड को आपको फॉरवर्ड कर दूं, इफ यू आर नॉट मेकिंग एनी चेंज टू द कोड। एंड आप फ्रंट एंड में जो यूजर है, फाइनल यूजर है, आप उसको सोर्स कोड तो नहीं देते हो मैनिपुलेट करने के लिए। आपको किसी ने टीवी ला करके एलजी कंपनी का दिया, ऑपरेटर आकर के उसका आप इंस्टॉल करके सब कुछ बता दिया, रिमोट कैसे हैंडल करना है, सेटिंग्स कैसे चेंज करना है। बट वो ये हाथ में तो नहीं दिया रिमोट में कि आप उसका सेटिंग्स अंदर से चेंज कर दो, है ना। आप उतना ही चेंज कर सकते हो कि जहां चैनल चेंज हो जाए, ब्राइटनेस, शार्पनेस, कलर कॉन्ट्रास्ट, ये सब चेंज हो जाए, बेसिक सेटिंग्स। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेटिंग में कैसा डिस्प्ले आना चाहिए वो तो हमारे हाथ में नहीं है। जो डिफरेंट मोड्स आते हैं, स्पोर्ट्स मोड आ गया या सिनेमैटिक व्यू का एक मोड आ गया, डिफरेंट मोड जो भी आते होंगे अभी के हिसाब से, तो वो तो चेंज आपसे सेलेक्ट करोगे, प्री सेट रूल्स के हिसाब से वो चेंजेस करके देगा। यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू मेक एनी चेंजेस ऑन दोज प्री इंस्टॉल्ड सेटिंग्स। हाँ, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, कलर, सैचुरेशन, ये सब अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन उसके बियॉन्ड आपके पास कैपेबिलिटी है ही नहीं। सिमिलर टू दैट, अगर इस प्रोग्राम को हम लोग किसी को रन करने दे रहे हैं, तो हर यूजर जितनी बार इस प्रोग्राम को रन करेगा उसका आंसर 29 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टैटिक इनिशियलाइजेशन हो गया। स्टैटिक इनिशियलाइजेशन हमें नहीं चाहिए। लास्ट क्लास में हम लोग स्कैनर क्लास के बारे में पढ़ रहे थे। तो विल यू मेक यूज ऑफ स्कैनर क्लास, सो रादर विल राइट इंपोर्ट java.util. Either you write scanner or you give an asterisk symbol. Now, एक बात इंपॉर्टेंट बोलना भूल गए, Java is a case sensitive language. Anyone who can explain this term? What did I mean? Anyone? What do you understand when I say Java is a case sensitive language? सर ये हमेशा एक केस सेंसिटिव रहता है, स्मॉल कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के बीच में डिफरेंस लाता है। एग्जैक्टली, थैंक यू। तो आप एक टर्म लिखो, एक वेरिएबल लिखो, लेट्स हैव यूज्ड ओवर हियर a, b and c all in small, then again I take comma and write a, b and c. So there are 6 variables and all are different from one another. कोई ये नहीं बोले सर a और a दोनों तो एक ही चीज है, दो बार क्यों लिखे हैं, मीनिंग एक ही होगा, हटा दीजिए। हो सकता है हाँ, जब हम वर्बली किसी को डिक्टेट कर रहे हैं, से int abc comma abc, so he or she might not be able to understand कि सर कैपिटल में बोले, स्मॉल में बोले, रिपीट क्यों कर दिए, पहला वाला कैपिटल है, दूसरा वाला कैपिटल है, क्या है, कोई कंफ्यूजन सा बात है।
जावा जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। स्मॉल ए को स्मॉल ए की तरह ही लेगा, कैपिटल ए को कैपिटल ए की तरह ही लेगा। दोनों में डिस्टिंक्ट डिफरेंस है, बिकॉज हर एक का अपना अपना ASCII कोड है। ASCII ASCII कोड। Anyone who understands what is an ASCII code? Be quick, please. किसी के पास कोई रेफरेंस है ASCII कोड का? No, sir. नहीं। ओके, ठीक है। ये अपर केस लोअर केस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आई होप सो। ASCII कोड क्या है? ASCII ASCII कोड। कीबोर्ड में जितने भी कीज दिखाई देते हैं, चाहे वो A to Z इन अपर केस हो, A to Z इन लोअर केस हो, या और दूसरे न्यूमेरिक कीज या स्पेशल कीज जो भी है, हर एक के साथ एक न्यूमेरिक वैल्यू एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल, कैपिटल A हैज एन ASCII कोड ऑफ 65। ये फिक्स है थ्रू आउट द वर्ल्ड, स्टैंडर्ड है। वी कैन नॉट चेंज इट, वी शुड नॉट चेंज इट। कैपिटल B is 66 and so on. And similar to that, we have small a as 97, I think so. Then 98, 99 ऐसे करके चलेगा। ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि A65 से क्यों शुरू हुआ, 1 से क्यों नहीं शुरू हुआ, स्मॉल a को पहले नहीं लेकर के कैपिटल A को पहले क्यों लिया गया। दीज आर डिफरेंट थिंग्स टू बी कंसिडर्ड। अभी क्या जानना है कि ये ASCII कोड्स होते हैं। हर एक कीबोर्ड के की को एक न्यूमेरिक वैल्यू, फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू असाइन किया गया है। ठीक है ना, ये चीज है। तो कैपिटल ए अगर हम बोल रहे हैं तो ये हमारे पास 65 हो जाता है, स्मॉल ए बोलते हैं तो 97 वो लेता है। उसके बेसिस पे एसोसिएट कर पाता है, तो डिफरेंशिएट कर पाता है। दैट्स व्हाई वी से जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, ठीक है, मूव करते हैं। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को स्टैटिक इनिशियलाइजेशन से हट करके डायनेमिक इनिशियलाइजेशन पे जाना है ना। व्हाट डू वी मीन बाय डायनेमिक इनिशियलाइजेशन? जहां पे हम लोग यूजर को प्रिविलेज दे रहे हैं कि वो, या उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई नंबर्स इनपुट करो। बिकॉज हम लोग सब कोई डिफरेंट यूजर है ना। हो सकता है हम 1 2 डाल रहे हो, कोई 13 14 डाल रहा हो, कोई 29 एंड 12 डाल रहा होगा। एवरी यूजर हैज गॉट इट्स ओन रिक्वायरमेंट्स कि यहाँ पे क्या वैल्यूज डालना है। तो इस चीज को हम लोग प्रोग्राम में स्पेसिफाई नहीं करके हम लोग यूजर से इनपुट कराना पसंद करेंगे, एंड दैट इज नोन एज डायनामिक इनिशियलाइजेशन। तो पहला लाइन लिखे हम लोग इंपोर्ट जावा का, लास्ट क्लास में भी इसको लोग देख रहे थे। फिर क्या करेंगे, अल क्रिएट ठीक है। I'll come back to what I've written just now.
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर से ए और बी का वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं नेक्स्ट इंट लेकर के। वाई नेक्स्ट इंट? अगेन नेक्स्ट इंट एक इंटरनल फंक्शन है, स्कैनर क्लास के अंदर पाया जाता है। प्रीवियस क्लास में लोग शायद इन सब चीजों को समझे थे। दीज थ्री लाइंस आर इंटर रिलेटेड among each other. Here we are trying to import the scanner class which is available inside the util package, and उस क्लास का हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो स्कैनर इज द क्लास नेम, OB इज द ऑब्जेक्ट, न्यू इज द कीवर्ड थ्रू विच इंस्टेंसिएशन होगा, और स्कैनर यहाँ पे दोबारा जो लिखे इट इज द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी क्लास। ठीक है, तो इनपुट टू नंबर्स बोले यहाँ पे ए और बी इनपुट करा लिए, तुरंत से ऐड कर देंगे और रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन sum is equal to प्लस वेरिएबल्स नेम इज सी, उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, आप लोगों को ध्यान क्या देना है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान क्या देना है कि हाउ वी आर राइटिंग, हाउ वी आर राइटिंग एंटायर थिंग, कि एक स्टेटमेंट में एक वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट कराना है। एक स्टेटमेंट के साथ एक वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, कैसे लिख रहे हैं, प्लस सिंबल क्यों दे रहे हैं? इट्स नॉट दैट कि सम है इसलिए प्लस लिखे हैं। हम किसी भी तरह का ऑपरेशन करते, ठीक है, किसी भी वेरिएबल के किसी भी टर्मिनोलॉजी के साथ काम करते हैं, अगर हमको एक प्रिंट स्टेटमेंट के साथ एक वेरिएबल को प्रिंट कराना है, बीच में प्लस सिंबल लगेगा। रन करके देख लेते हैं तुरंत से। इनपुट टू नंबर्स मांगा, गिव 23 66 89, right? So please note down the syntax, how we have written the entire thing. import क्यों आया, हमको यूजर से इनपुट लेना था। स्कैनर क्लास एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू लोग यूजर से इनपुट लेते हैं। एक स्कैनर क्लास होता है, एक बफर रीडर क्लास होता है। तो हम स्कैनर क्लास के थ्रू समझे थे। स्कैनर क्लास के लिए सबसे पहला लाइन है लिखना, इंपोर्ट करा रहे हैं, लाइब्रेरी से फेच कर रहे हैं। इंपोर्ट करने के बाद आप उस स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। तो ओबी इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। यू कैन राइट एनी अदर नेम आल्सो, अपना नाम लिखो, NEN लिखो, SC लिखो, OB लिखो, इट्स अप टू यू। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस इंटरनल फंक्शन को यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो दिस इज हाउ दीज थ्री थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। एंड डेटा टाइप्स का यहाँ पे हम लोग यूज अभी देखे हैं, इसको एक्सटेंड करेंगे जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैरेक्टर और स्ट्रिंग फंक्शंस की तरफ मूव करेंगे थोड़ा सा। और एक और चीज में रह गया है, उसको हम नेक्स्ट क्लास से फिर इंट्रोड्यूस कर देंगे, डेटा टाइप्स का हायरार्की एंड प्रेसिडेंस। ठीक है, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? ठीक है, so we'll stop over here. नेक्स्ट क्लास से हम लोग डेटा टाइप्स का ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक